नमस्कार। आज आप सभी लोगों को जन संपर्क दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम चर्चा करेंगे कि जन संपर्क आज की तिथि में जो कोरोना वायरस है उसमें किस तरह से सहयोग कर सकता है और या कर रहा है। और इसमें हम आगे चलकर हम कुछ बोलेंगे और उसके बाद आप लोगों के प्रश्न भी हम लेंगे और आपसे रूबरू होंगे। तो हम शुरू करते हैं। जनसंपर्क का महत्व। जनसंपर्क क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों को। जनसंपर्क जैसा कि शायद आप लोगों को पता होगा कि जन और संपर्क अगर संधि विच्छेद की जाए तो जन मीन्स आम जन, मीन्स पब्लिक से होता है, और संपर्क मीन्स आम आदमी से संपर्क। अब ये कौन करता है? ये सरकार के लिए ज़रूरी होता है। जो भी सरकारें होती हैं उनके लिए कोई माध्यम चाहिए जो आम जन तक नेचुरली, कोई चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी मंत्रीगण हैं वो नहीं जा सकते, तो उसके लिए एक जनसंपर्क विभाग होता है, हर स्टेट में होता है। तो उनका ये कार्य होता है कि वो सारी जितनी आम जन की जो समस्याएं हैं या जो भारत सरकार या किसी भी प्रदेश की सरकार जो कर रही है उसको आम जन तक पहुंचा सके। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और आज का चर्चा का विषय, जैसा कि आप देख चुके होंगे, आज इस जनसंपर्क विभाग की महत्ता कितनी हो गई है कोरोना वायरस के टाइम पर, ये हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि शायद आप लोगों को बहुत पता होगा कि आज की डेट में जितनी भी सूचना आ रही है वो आधिकारिक तौर से कम आ रही है और अनाधिकृत रूप से बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसमें कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें इतने नाम हैं जिसमें कि सभी जो आप लोग व्हाट्सएप करते ही हैं और इंस्टाग्राम करते हैं, वो व्हाट्सएप करते हैं, यूट्यूब करते हैं, फेसबुक सभी करते हैं, स्नैपचैट करते हैं, रेडिट करते हैं। तो ये अमेरिकन या यूरोपियन कंपनियां हैं और उनके सॉफ्टवेयर या उनके जो मीडिया हैं। उसी तरह से शायद आप लोगों को पता होगा कि चाइना में भी इसी के काउंटर पार्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं वी चैट या वीवो या टेन चैट, टेंसेंट या टिटियाओ। तो इस तरह के जो इतने भी ऐप्स हैं और जिस तरह के ये माध्यम हैं, इनसे जल्दी तो होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि इनमें जितना भी हम आधिकारिक तौर से जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन जो पहुंचाते हैं उससे ये बहुत जल्दी पहुंचते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि बहुत सारे टाइम आपको गलत इन्फॉर्मेशन या अनाधिकृत इन्फॉर्मेशन मिलती है। कई बार सही भी होती है, बट अक्सर देखा गया है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत होती है। और इतनी, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत बड़े समूह में सारे देश को या दुनिया को कुछ ही घंटों में कवर कर सकती है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे WHO के डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन इतनी फास्ट दुनिया में फैली कोरोना के विषय में, तो इसको इन्होंने एक नाम दिया, इन्फोडेमिक्स। जैसे होता है ना एपिडेमिक्स, उसी तरह से इन्फोडेमिक्स नाम दिया उन्होंने। वो क्यों दिया कि जैसे कोरोना फैला 2-3 महीने में, ये तो उससे भी फास्ट स्पीड से फैली और बहुत सारी बातें हमारे समाज में फैली। और ये ज़रूरी है बताना कि मैं सब कुछ नेगेटिव बात नहीं बताऊंगा। कुछ बातें जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत अच्छी भी होती हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया, एक बात तो ये है कि बहुत फास्ट होता है, बहुत बड़े ग्रुप को कवर कर सकता है। बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, एंड बाकी जो मैंने नाम बताए जो यूजुअली हम लोग नहीं करते हैं, बट वो भी यूज़ किए जाते हैं कुछ जगह पर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसने परेशान किया दुनिया की हर सरकार को, और कई बार उससे बहुत घातक परिणाम निकले, वो ये था कि ऐसी ऐसी बातें फैली समाज में जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से एक बहुत सारे देश में, जैसे हमारे देश में भी या यूरोप में भी, जीनोफोबिया जिसको कहते हैं वो स्टार्ट हो गई। जीनोफोबिया क्या होता है कि इतनी जल्दी ये मैसेज निकले
कि चाइना के लोग जो यूरोप में थे उनके अगेंस्ट भेदभाव होने लगा। इंडिया में भी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जो लोग थे वो काम कर रहे थे, उनके अगेंस्ट भी जीनोफोबिया, उनको भी कोरोना कहे के लिए यूज़ करने लग गए। नॉट ओनली दैट, जब इतना हुआ कि कुछ डॉक्टरों के या जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके अगेंस्ट भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको हम कुछ लोग कहते हैं वो चालू हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे समाचार भी हुए जो कि सत्य नहीं हैं, लेकिन उनको चेंज करके या उनमें बदलाव करके किए गए, जिनमें कि कहा गया कि एक वर्ग या एक समाज का हिस्सा इसके लिए उत्तरदायी है और उनको मार देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है। किसी भी सरकार ने किसी भी आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत बातें चली और उससे हेट्रेड, जिसको जीनोफोबिया इंग्लिश में कहते हैं, बट घृणा, एक समाज या किसी रेस या किसी इंसान के प्रति जब घृणा करने लगते हैं तो उसको जीनोफोबिया कहते हैं। ये बहुत हुआ। दूसरी कई बार बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ये भी चली कि किसी हमारे महान अभिनेता ने कह दिया कि मक्खियों से भी हो जाता है कोरोना। ऐसा नहीं होता है, ये भी गलत इन्फॉर्मेशन थी। बहुत सारे लोगों में ये हुआ कि क्या मॉस्किटो से हो जाता है, ये भी बिल्कुल गलत बात थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत सारे तरीके बताए कि उससे हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से ये भी हो गया कि उन्होंने जो ऐसी ऐसी बातें कर दी कि उन पर गलत केमिकल्स भी छिड़क दिए गए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आधिकारिक नहीं थी, किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं गई थी। तो जो भी माध्यम थे, और कई बार हमारे कुछ सरकारी विभाग भी उस पर बहुत जल्दी एक्शन कर लिया उन्होंने, और बाद में पता चला कि वो केमिकल्स यूज नहीं होने चाहिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं इतना प्रखर और इतना फास्ट हो गया कि कई बार बिना जनसंपर्क या आधिकारिक सूत्रों के भी हम लोग, अधिकारीगण भी कभी कभी हम लोग उसमें विश्वास कर लेते हैं और कई बार जल्दी एक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई ये नेगेटिव हैं, जो कि ये एक नेगेटिव साइड है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव साइड भी ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। एक तो मैंने बताई फास्ट होता है, बहुत रैपिड होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, से फॉर एग्जांपल हम अखबार की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, अपने देश की बात करूंगा मैं, ज़्यादा दुनिया की बात नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों के पास या तो काम कर रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के टाइम पर तो हम ठीक है, ज़्यादातर लोग हम घरों में हैं, टेलीविज़न से लगे हुए हैं। टेलीविज़न में भी हो सकता है कि आपकी कुछ जो मीडिया चैनल्स हैं उनकी बातें हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये किसी खास तरह की बात ही कर रहे हैं, या चिल्लाने वाले एंकर हैं वहाँ पर, या जो एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, तो वो आधिकारिक नहीं होते, बिकॉज सभी मीडिया चैनल्स जो हैं ज़्यादातर वो प्राइवेट हैं, तो उनका अपना बिजनेस है। अदर देन जैसे हम कहेंगे कि टीवी के अलावा आज की डेट में अखबार इंडिया में ज़्यादातर लोगों ने, जो प्रिंट अखबार होते हैं बहुत कम हो गए हैं। तो या तो हम अखबार पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, या फिर टेलीविज़न देख रहे हैं। लेकिन अगर घर से बाहर हैं, जैसे कि हम लॉकडाउन से पहले थे या अब लॉकडाउन के बाद भी होंगे, तो आज की डेट में भारत में लगभग 90% लोग जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन केवल सोशल मीडिया से ही मिल रही है, जिसमें मैं सबसे ऊपर रखूँगा व्हाट्सएप से, और दूसरा नंबर प्रॉब्ली आजकल जो फेसबुक या दूसरे माध्यम हैं उनसे है। तो इसमें एक तो मैंने बताया कि बहुत फास्ट है और बहुत जल्दी पहुंचता है, बिकॉज पहले आपको पता होगा कि बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप में आप एक इन्फॉर्मेशन डालिए। जैसे आज हम यही बताएं कि हमारा ये लाइव जो आ रहा है अभी 10 मिनट के अंदर सभी लोगों को पहुंच गया, और शायद आप सब लोग देख रहे होंगे। तो ये इतना फास्ट है। अदरवाइज़ कोई सिस्टम अगर सरकारी तौर से हम जाते तो चिट्ठी टाइप होती, फिर टाइप होने के बाद ऑफिशियल ऑर्डर निकलता, तो उसमें कितना टाइम लग जाता। तो ये एक बात बताई, तो रैपिड तो है। दूसरी चीज़, बिकॉज इतने ये फेवरेट और जो हम कहेंगे कि
यूज टू हम लोग हो गए हैं कि आज 10 साल से बड़ा बच्चे से लेकर और 70-80 साल का आदमी भी इन सब सोशल मीडिया से अवगत है और वो इनको देखते हैं। और इसमें जो अच्छी बातें ये हैं कि इसमें हमारे बड़े बड़े लोगों ने जो समाचार दिए उनको लोग देखते हैं और मानते भी हैं। चाहे हमारे प्रधानमंत्री, भारत सरकार के प्रधानमंत्री हों, मोदी जी हों, उनकी बात सुनते हैं। वो कई बार आप देखते होंगे ट्विटर पे आते हैं, तो ट्विटर भी बहुत अच्छा, अभी तो सोशल मीडिया हो गया है, हालांकि उसमें कंपेरेटिवली कम लोग हैं, लेकिन उसमें भी ट्विटर में भी बहुत सारे लोग हैं, तो ट्विटर के थ्रू होता है। या फिर आप जो आपके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी हुआ और उनका जो मैसेज गया, या जो टॉम हैंक्स हैं यूएसए के, उन्होंने जो खुद उनको हो गया था तो वो भी उन्होंने मैसेज दिया तो लोगों ने सुना। जर्मनी की चांसलर या ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर या ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर हों तो लोगों ने सुना, दुनिया ने सुना उनकी बात को, और उन्होंने क्या किया कि आज हाथ नहीं मिलाया, नमस्ते किया। तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू बहुत जल्दी पहुंची, तो ये बहुत अच्छी बात है। चाहे हमारे अमिताभ बच्चन हो, चाहे उन्होंने ट्वीट शायद इमेच्योर कर दिया था, लेकिन लोगों ने एकदम उस पर बहुत नेक्स्ट डे वो हो गया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वो सोच के कि अमिताभ जी ने किया है तो सच ही होगा, लेकिन वो भी गलत ट्वीट हो गया उस तरह से। और उसके अलावा बहुत सारे हमारे जितने भी अभिनेता हैं या नेता हैं, जब भी बात करते हैं, जिसमें कुछ नेताओं का मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी के अलावा हमारे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हैं जो बहुत अच्छी तरह से इस पर काम कर रहे हैं कोरोना के लिए। इसमें छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, या बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, या अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के हैं, तो लोग सुन रहे हैं उनको। उनके जब मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उनके टीवी के अलावा लोग उनकी बातें सुन रहे हैं और उसके थ्रू उनकी बातों का पालन भी हो रहा है कई हद तक। तो ये बहुत फास्ट इन्वेटिंग जिसको हम कहेंगे वो माध्यम है, और ऐसे माध्यम में ये ज़रूरी है कि मैं दोबारा आना चाहूँगा कि जो जनसंपर्क में और उसका किस तरह से ये जो मैंने बातें आपको बताई कि इसका बहुत फास्ट हैं और लोग सुनते हैं, परवेजिवनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग यूज टू हैं, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है, ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जैसा मैंने दूसरा जो ओपनिंग रिमार्क में मैंने कहा था कि इनके अपने भी कुछ साइड इफ़ेक्ट मैं कहूँगा, और वो कई बार होते हैं कि उनसे दुर्घटना भी हो जाती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा अनफॉर्चुनेटली 3 साधु मार दिए, या कोई भी एक विशेष समाज के लोग हों या जो भी हों, व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज जाता है कि एक चोर आ गया या जो भी आ गया, डायन आ गई या कोरोना इन्फेक्टेड आ गया, और उसको मारना शुरू कर देते हैं। जो कोरोना से इन्फेक्टेड लोग हैं और जो नेगेटिव होकर के हॉस्पिटल से गए हैं, उनमें इन्फेक्शन मीन्स उनके थ्रोट स्वाब में जब हम टेस्ट कर लेते हैं तो जब नेगेटिव आते हैं तभी भेजते हैं, तो उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो अभी हम सुबह देख रहे थे कि बिहार के एक श्रीमान जी हैं जो स्वीडन से आए और उनका कोरोना से ठीक होकर के घर चले गए, लेकिन उन्होंने उसका नाम कोरोना गली रख दिया। उस गांव में एक गली है उसका। तो इस तरह की जो ये जो चीज़ें हैं और इतनी जल्दी फास्ट हो जाती हैं और वो कई बार गलत हो जाती हैं, और इससे कि समाज में कई बार इनका रोल सोशल मीडिया का जो रहा है अच्छा भी रहा है, लेकिन कई बार बहुत इसके परिणाम गलत आए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज के दिन हम ये बात ज़रूर करें कि सोशल मीडिया डेफिनेटली जो मैंने बताया आपने उसके लाभ और हानि हैं, लेकिन जनसंपर्क विभाग हर प्रदेश में जो होते हैं वो एक ऑथेंटिक, जुनून और उसको नाप तोल के उस सूचना को बाहर निकालते हैं। तो इसी विषय पर आज का जो दिन है उसके लिए मैं दोबारा से आप लोगों को सबको बधाई दूंगा, और मैं चाहूँगा कि हर प्रदेश के और हमारे ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग अच्छी तरह से काम करता रहे। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आप लोगों का अगर कुछ कोई प्रश्न हो तो आप लोग ज़रूर पूछें, मुझे खुशी होगी। एक प्रश्न, हाँ, ये जनसंपर्क से, हाँ, ये भी बहुत सारे, यस, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि बहुत सारे लोगों ने जैसे कि एक भ्रांतियाँ फैली
वो भी सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे गाय का मूत्र पीने से ठीक हो जाते हैं या गोबर में नहाने से ठीक हो जाते हैं, ये सब भ्रामक बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। उसी तरह से कुछ लोगों की बहुत सारी तरह की कुछ काढ़े या दूसरी तरह की चीज़ें भी कही गई, तो वो बिल्कुल गलत हैं। ये प्रश्न आया है, इसमें पूछा गया कि घर में सहज उपलब्ध होने वाली कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। तो इस विषय पर मैं आप लोगों को सबको बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि अच्छा खाना, हाई प्रोटीन डाइट, अच्छी प्रोटीन की आप डाइट खाइए, खाना खाइए, संयम से रहिए, कम से कम 6 या 7 घंटे सोइए, बिकॉज स्ट्रेस इंसान की इम्यूनिटी को कम करती है। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इन्फेक्टेड जो लोग हो गए उनको भी ये ज़रूरी है कि वो संयम रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें कि मेरी इम्यूनिटी ठीक है, मैं कोरोना को ज़रूर हराऊंगा, ठीक होकर आऊँगा। तो घबराएं नहीं। तो स्ट्रेस जितनी भी होगी तो उससे इम्यूनिटी कम होती है। खाना अच्छा खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, हाई प्रोटीन खाएं। आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, दूध, ये सब चीज़ें खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं बहुत अच्छी क्वांटिटी में। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो कोई भी नॉन वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं। आप तुलसी है जो कि उसकी चाय पी सकते हैं, तुलसी एक अच्छी चीज़ है, अश्वगंधा है, इस तरह के कुछ जो चीज़ें हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। आयुष ने भी कुछ चीज़ें ऐसी चलाई हैं, मैं लेकिन आयुष का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं आयुष के विषय में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगा कि किसी एनिमल के मूत्र से या उसके गोबर से नहाने से या पीने से कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल सही नहीं है। और एक अजय कुमार पटेल हैं और दूसरा एक संजीव गुप्ता हैं, उनका भी आया कि भोपाल एम्स में कोरोना जांच आम लोगों को किस तरह उपलब्ध है। आम लोगों का देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आम लोगों से मतलब ये है कि कोरोना ऐसा नहीं है कि आम और ख़ास। जांच जो होती है, कोई भी मरीज़ अगर कोरोना की एक क्राइटेरिया है जांच के लिए, और वो क्राइटेरिया ICMR ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने डिफ़ाइन किया है। उसमें शुरू में क्या है कि शुरू में जब लोग, अभी तो लॉकडाउन है, सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं, लेकिन शुरू में एक क्राइटेरिया नंबर पहला वो था कि कोई भी आदमी अगर विदेश से आया है तो उसका कोरोना जांच होगी। फिर उसके जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे, अगर उस आदमी को कुछ सिम्टम आ गए, और सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, उसमें लक्षण सबसे इम्पोर्टेंट है खांसी होगी, बुखार होगा, तेज़ बुखार होगा, थोड़ा बुखार नहीं, जैसे मैलेस जैसा नहीं, तेज़ बुखार होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि इस कोरोना को दूसरे जो कॉमन कोल्ड वाले वायरस होते हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करता है इसमें, क्योंकि ये लंग को इन्फेक्ट करता है तो ब्रेथलेस, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो 3 चीज़ें अगर आपको उसको मरीज़ को हो गई तो डेफिनेटली उसको हम तुरंत ही हॉस्पिटल में लाएंगे और उसके जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे उनको इन्वेस्टिगेट करना होता है, नंबर 1। दूसरा जो क्राइटेरिया है उसका ये है कि अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर है, मीन्स जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, और उसको इनमें से कोई भी सिम्टम अगर है, खांसी भी हो गई है, बुखार हो गया है, या सांस फूल रही है, नहीं भी फूल रही है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर है तो चांसेज हैं कि उसको जल्दी सिम्टम पता चल गए होंगे, तो उसका नंबर 2 होता है। तीसरा ये कि जिस तरह से अगर, बिकॉज अभी तो इंटरनेशनल ट्रैवल बंद हो गई है, तो कोई भी आदमी अगर यहाँ का है, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री देता है किसी जानने वाले से कि किसी को कोरोना हुआ, उसका दूर दूर से रिश्ता है कहीं से कि वो कोरोना पॉजिटिव, और जो सिम्टोमेटिक या जिसकी डेथ हो गई या सिम्टोमेटिक था या कोरोना पॉजिटिव आ गया था, तो उससे उस आदमी की अगर कांटेक्ट है कहीं से तो उसकी भी जांच करनी पड़ेगी और उसको क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा। क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन 14 दिन के लिए, बिकॉज इसका इंक्यूबेशन पीरियड, जिसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ये होता है वायरस का कि जब वायरस बॉडी में तो आ गया लेकिन वो बीमारी नहीं कर रहा, मीन्स अभी वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स उसकी मात्रा बढ़ रही है हमारे शरीर में, और हमारा शरीर की जो इम्यूनिटी है वो उससे लड़ाई कर रही है तो सक्सेसफुली। जब तक हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होकर के उससे हार नहीं जाएगी तब तक वो हम बीमार नहीं होंगे उससे। तो पहले बुखार आता है, इम्यूनिटी उससे नेचुरली लड़ती है, तो कई बार वो सिम्टम होता है, लेकिन उससे पहले ये देखा गया है कि आइसलैंड में, इंग्लैंड में, कई सारे कंट्रीज़ में इतनी स्टडी की गई हैं, तो लगभग आधे, अगर एक्सपोजर भी हो जाएगा, अगर एक्सपोजर भी हो गया तो भी लगभग आधे लोगों में, मीन्स 50% लोगों में इन्फेक्शन होगा ही नहीं। इन्फेक्शन मीन्स नहीं होगा एक्सपोजर के बाद भी। जो एक्सपोजर के बाद मीन्स किसी स्रोत होने के बाद भी अगर एक्सपोजर भी हो गया तो जो 50% जो मैंने बताया, जो रिमेनिंग जिनमें हो जाएगा इन्फेक्शन, तो उनमें से भी लगभग
जो रिमेनिंग 50% हैं उसके 90% लोगों में बहुत माइल्ड से सिम्टम आएंगे। खांसी होगी, बुखार हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन सांस में लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जो 10% हैं लोग, उनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और उन 10% के भी जो 8% में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ठीक है, डॉक्टर सही कर देंगे। लगभग 2% लोग हैं, उनको आईसीयू या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ हमने लगभग 50 से ज़्यादा, एम्स भोपाल में 50 से ज़्यादा मरीज भर्ती करके हमने, आप लोगों ने देखा होगा, 10 से ज़्यादा ठीक होकर चले गए, जिनमें से एक आईसीयू से भी ठीक होके गए हैं। तो केवल इन 50 लोगों में 2 ही मरीज ऐसे हुए जिनको आईसीयू में अभी हैं। 3 थे, 3 में से एक ठीक होके चले गए, तो 2 मरीज हैं ऐसे। हमारे यहाँ सौभाग्य से अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसकी देखभाल में कोई कमी रही हो, या उसको इतना भयंकर कोरोना डिजीज हुई हो कि उसकी डेथ हो गई हो। जो 2 अभी हैं वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो उनकी जो मैंने बताया कि वो क्राइटेरिया में अगर नहीं आते, जैसे आप कराना चाहें, आप कहें कि डॉक्टर साहब हमारा कोरोना का टेस्ट कर दिए, आपको हम पूछेंगे कि क्या आपका कभी विदेश गए थे और विदेश वाले आदमी से क्या कांटेक्ट है, और वो 14 दिन में होना चाहिए। तो विदेश वाली बात तो ख़त्म हो गई इंडिया में। तो हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपका किसी कोरोना पॉजिटिव से कांटेक्ट है, आप कहेंगे नहीं है। तो हम कहेंगे कोई आपको तकलीफ़ है जिस तरह की, सांस लेने में, या बुखार है, खांसी है, आप कहेंगे नहीं। तो हम कहेंगे थैंक यू वेरी मच, आप घर जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको हम जाँच नहीं करेंगे। नंबर 1। दूसरी चीज़ जो मैंने बताया कि उनकी जांच होती है, तो उसमें आपको ये मैं माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी जांच के लिए आएंगे तो लगभग 12 से 14 घंटे लगते हैं जांच में। तो जब भी आप आएँ हमारे यहाँ एम्स में, अगर आप आते हैं तो एम्स में एक आइस बिल्डिंग हमने डेडिकेटेड कर रखी है इसके लिए। तो उसमें आपको आना पड़ेगा, और आप घर से अगर कुछ दवाई खाते हैं, आप कोई पुरानी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या कुछ इस तरह की है, तो आप अपनी दवाइयाँ लेके आइए। अगर चाहते हैं कि आपकी अपनी पानी की बोतल लेना चाहते हैं तो वो ले आइए। रात को सोने के लिए कुछ लाना चाहते हैं तो वो ले आइए। बिकॉज अगर सुबह आए हैं आप, तो जांच होते समय, बिकॉज आपका सैंपल लेने में भीड़ बहुत है, तो 2-3 घंटे उसमें लग जाएंगे। फिर लगभग 7-8 घंटे टेस्ट में लगते हैं, बिकॉज उसका आरएनए होता है, आरएनए वायरस है। तो वायरस का ये जो स्वाब लेते हैं आपका गले से, तो गले की फिर जो जांच करके और उसमें से स्वाब लिया जाता है, और एक नाक से लिया जाता है, तो 2 स्वाब लिए जाते हैं। तो वो लेंगे और उसके बाद उसमें से वायरस निकाला जाता है और उसका फिर पीसीआर किया जाता है। तो इसमें लगभग 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो आप ये सोच के आइए कि कम से कम, क्योंकि पेंडिंग होगी और टेस्ट भी, बिकॉज बहुत सारे स्टेट से आते हैं तो और भी टेस्ट हो रहे होंगे, तो आपका नंबर, आपके सेंटर का नंबर हो सकता है कि नेक्स्ट डे आप आए। तो आप सोच के आइए। एक बार अगर आप हमारे स्क्रीनिंग एरिया में आ गए तो आपको हम वापस नहीं भेजेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको। तो ये आपको सोच के आना है। ये कई लोगों का फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। हम लोगों को बहुत सारी सिफारिशें भी आती हैं कि इनको भेज दीजिए, वो लेकिन प्रोटोकॉल नहीं है। अगर आप स्क्रीनिंग एरिया में घुस गए हैं और आपका सैंपल ले लिया गया है तो हम आपको घर नहीं भेजेंगे, ये ज़रूरी है। और क्यों करना पड़ता है ये? इसलिए करना पड़ता है बिकॉज आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो गए, और अगर हम आपको भेज देंगे तो ये एपिडेमिक जो क्लॉज होता है जो कानून का, उसके अगेंस्ट है। क्योंकि आपको हम छोड़ नहीं सकते जब तक नेगेटिव नहीं आ जाएंगे, बिकॉज आपसे ये प्रिज्यूम किया जाएगा, बिकॉज आपको एक क्राइटेरिया था, आपका क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे थे, तो इट मीन्स आप में वायरस प्रिज्यूम करते हैं हम कि होगा। तो आपको हम अलाउ नहीं कर सकते कि आप समाज में उस वायरस को फैलाते रहें। तो इसलिए आपको रुकना पड़ेगा। अगर आपको पॉजिटिव आ जाता है खुदा न खास्ता, तो आपको वार्ड में ले जाना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव आ जाते हैं तो आपको घर भेज दिया जाएगा 14 दिन की क्वारंटाइन करने के लिए। आपको घर पर रहिए, क्योंकि हो सकता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे मैंने कहा था, 2 दिन से 14 दिन होता है। 14 दिन तक के लिए आपको रखा जाएगा कि हो सकता है आज टेस्ट नेगेटिव है, हो सकता है कल या परसों आ जाए। एक प्रश्न ये भी आया है कि भोपाल में स्थिति कब सामान्य होगी। ये थोड़ा सा प्रश्न कठिन है, बट कल यहाँ के कलेक्टर ने भी कहा था, हमारा भी मानना यह है कि अभी शायद बिकॉज जो इंडेक्स केसेस जिनको हम कहते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, उनके अभी क्वारंटाइन और उनकी ट्रैकिंग बहुत अच्छी तरह से हो रही है। तो अभी मेरा मानना है कि लगभग 2 या 3 हफ्ते और लगेंगे, और उसके बाद मुझे लगता है कि बिकॉज ये प्राइमरी जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, ये कॉन्टैक्ट्स अगर क्वारंटाइन हो जाएंगे, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स अगर नहीं होंगे इन लोगों के, तो मुझे लगता है कि 2 या 3 हफ्ते में हो जाएगा। और सरकार
इसके लिए पूरा भरसक प्रयत्न कर रही है कि जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट फिर दूसरा कॉन्टैक्ट तीसरा, तो अभी हम एक कॉन्टैक्ट से दूसरे कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, दूसरे से तीसरे में नहीं होना चाहिए। ये हमारा भरसक प्रयत्न है और यहाँ के प्रशासन का भी यही है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम 2 या 3 हफ्ते और वेट करें। एक प्रश्न और आया है कि जिन लोगों में लक्षण नहीं दिखते वो भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। हाँ, ऐसा है, कुछ है जैसे, और ये हम जैसे बताया कि जिनमें सिम्टम नहीं है तो वो, उनका अगर कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री नहीं है तो उनको तो हम लेंगे नहीं, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है तो ऐसे कई मरीज हैं जिनमें कि सिम्टम आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो पहला केस था हमारा, 0 केस था भोपाल का, एक विद्यार्थी हैं लंदन में, वो LLM कर रही थी, वो यहाँ पर इंग्लैंड से शायद वायरस से इन्फेक्टेड होकर संक्रमित होकर आई। तो जब उनका टेस्ट किया गया, बिकॉज उनका क्राइटेरिया मैंने बताया, क्राइटेरिया में ट्रैवल उनकी हिस्ट्री थी, तो इसलिए उनको किया गया, और उसके बाद उनके फादर को फिर कांटेक्ट किया गया। जब वो पॉजिटिव आ गए तो उनके सारे परिवार को किया गया था, उनके फादर को, उनकी माता को, उनके भाई को। तो उनके किसी को सिम्टम नहीं था, तीनों में से जो फैमिली मेम्बर थे किसी को सिम्टम नहीं था उनके, और लेकिन उनमें से उनके भाई और उनकी माँ को नेगेटिव आया था, उनके पिताजी को आया था, वो भी ठीक होकर चले गए। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपको कोई लक्षण नहीं हो, जैसा मैंने बताया कि जो 50% में होगा नहीं, और अगर आपको याद हो तो जो मैंने बताया रिमेनिंग 50% में से 40% जो होंगे बहुत माइल्ड या कोई सिम्टम नहीं होगा। तो ये है। तीसरा एक और क्वेश्चन है कि रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन क्या है। ये बहुत सही है, और ये जो प्रधानमंत्री जी ने भी बताया था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप सब लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि रेड जोन जो हैं, जैसे इंदौर और भोपाल, ये रेड जोन हो गए हैं जिनमें बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और अभी केसेस और बढ़ रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं रेड जोन, हॉट स्पॉट जिसको कहते हैं। जैसे अभी दिल्ली में भी लगभग 90 रेड जोन, रेड क्लस्टर्स मिले हैं, तो वहाँ केसेस अभी जहाँ बढ़ रहे होंगे उनको हम रेड जोन कहते हैं, बिकॉज अभी कंट्रोल नहीं हो रहा। ऑरेंज जोन उसको कहते हैं जहाँ पर कि अभी केसेस थे, काफ़ी सारे केसेस थे, लेकिन अब आना बंद हो गए, नए केसेस हम डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ग्रीन जोन बहुत अच्छी बात है, और ग्रीन जोन में वो होता है कि जहाँ अभी तक कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ, और अभी नए भी नहीं आ रहे और पुराने टाइम में भी नहीं था, तो ऐसे केसेस को हम ग्रीन जोन कहते हैं। तो ये बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। मैंने अपने एक किसी और संबोधन में भी कहा था कि ग्रीन जोन वाले लोग हैं वो अपने आप को, जोन को, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, वो ग्रीन जोन को ग्रीन जोन ही बने रहने दें। और उसके लिए क्या करना है उनको ये करना है कि उनको, हर इंसान को, सरकार के ऊपर हर चीज़ नहीं छोड़ दें, बिकॉज सरकार हर काम नहीं कर सकती। तो आपको वहाँ पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, और उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि आप देखें कि कोई आउटसाइडर आपके एरिया में नहीं आए। तो ये आपके जो भी कलेक्टर हैं, एरिया के जो भी लोग हैं, अगर आपका गांव है या टाउन एरिया है या डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जो भी है, तो उनका ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको भी सरकार का सहयोग करना है कि कोई भी नया आदमी नहीं आए, और चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो, रिश्तेदारों से भी सबसे कहिए कि इस समय कोई नहीं आएगा आपके यहाँ। तो ग्रीन जोन वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, सबकी, तीनों की है, लेकिन ग्रीन जोन वालों की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो सरकार ने कहा है कि कुछ रियायतें देंगे, और अगर आपका एक भी केस आ गया आपके इलाके में तो आप ऑरेंज जोन में आ जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा प्रश्न है कि क्या गर्म पानी पीना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठंडा पानी, बहुत चिल्ड वाटर ना पिएं, ऑर्डिनरी वाटर पी सकते हैं। गर्म पानी पिएंगे, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकली अगर मानसिक रूप से उनको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होगा, तो कोई नुकसान भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है उसमें, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वारंटाइन के मरीज उपेक्षित हैं। उपेक्षित तो नहीं कहेंगे इसको, बिकॉज क्वारंटाइन में जब भी होता है तो ये होता है कि आप नेचुरली अपने घर में हों या हॉस्पिटल में हों, जहाँ भी हों, यूजुअली तो घर में क्वारंटाइन करते हैं। तो अपने घर में जो लोग रहते हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अगर ये जिन्होंने प्रश्न पूछा, उनका सवाल अगर ऐसे लोगों से है जो कि किसी क्लस्टर से पकड़े गए या किसी
जगह से पकड़ के और उनको क्वारंटाइन किया गया है। तो इस विषय में मैं ज़्यादा ना बोलते ही यही कहूँगा कि अगर कहीं ऐसा किसी सरकार की नॉलेज में या उसमें आता है तो उस पर कार्रवाई करें, होना नहीं चाहिए। अपेक्षित जो है यही है उन सब लोगों से कि उनकी किसी भी मरीज़ की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उनको जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए। जैसे उनकी अगर दवाई है, खाना है, अच्छा खाना मिलना चाहिए, और उनकी किसी कारण से उपेक्षा हो रही है तो ये ठीक नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या वायरस 3 से 5 दिन गले में रहता है? नहीं, 3 से 5 दिन नहीं रहता, ये लगभग 14 दिन तक रहता है। आपके गले में लगभग 14 दिन तक रहेगा। यूजुअली देखा गया है कि इसका इंक्यूबेशन, जैसे मैंने बताया था, 14 दिन तक रहता है। कई बार कुछ लोगों में देखा है कि 14 दिन के बाद भी कुछ जैसे रिपोर्ट आ रही हैं यूरोप से, अमेरिका से, तो उनमें लगभग 15 दिन 16 दिन तक रहता है। तो 3 से 5 दिन नहीं रहता, लगभग 14 दिन तक इसकी रिपोर्ट देखी गई है कितने दिन तक रहता है। कोरोना मरीज को हार्ट अटैक क्यों आता है? नहीं, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट अटैक नहीं होता है, ऐसा कोई अभी तक ऐसी रिपोर्ट नहीं है। अगर कोई रिपोर्ट है तो 2 कारण हो सकते हैं उसके। अगर किसी मरीज़ ने, जैसे हाइड्रोक्विनोलोन जिसको दवाई है, उसमें भी एक अगर ईसीजी चेंजेज हैं तो ऐसे मरीजों को भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, यूजुअली डॉक्टर से सलाह लेकर के ही दवाई खाएं। बहुत सारे लोगों में ये भी भ्रम है, ये भी सोशल मीडिया से ज़्यादा चला, हालांकि बाद में ऑथेंटिकेट भी हुआ। और ट्रंप साहब ने जब से कहा कि हाइड्रोक्विनोलोन जो दवाई है, जो यूजुअली गठिया वगैरह के लिए यूज़ होती है, किसी ज़माने में मलेरिया के लिए यूज़ होती थी, लेकिन नॉट एनी मोर, अब मलेरिया के लिए दूसरी बेटर दवाइयाँ हैं तो अब उसको यूज़ नहीं करते। तो उस दवाई में ज़रूर कुछ लोगों को जिनके ईसीजी में चेंज होते हैं तो उनको हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर किसी दूसरे कारण से हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन कोरोना से हार्ट अटैक नहीं आता, ऐसा कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं है। हाँ, इसका मेन जो ऑर्गन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है वो लंग्स होते हैं। लंग में एम्बोलिज्म होती है, थोड़े थोड़े स्कार बन जाते हैं, इसको जो खून की जो थक्के बना देता है छोटे छोटे, तो उससे लंग्स में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में इसलिए प्रॉब्लम होती है। एम्स के बारे में नेगेटिव, इसका तो मैं खैर क्या बताऊंगा, ये तो जो भी है ये व्हाट्सएप से या दूसरी चीज़ों से, इसमें मेरे ख्याल से जनसंपर्क के दिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो कई बार गलत रिपोर्ट चलती हैं, वही इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं कि गलत रिपोर्ट चलती रहती हैं, उनका कई बार वो गलत होती हैं, तो गलत को तो गलत ही रहेंगे। लोगों में कोरोना का डर है, इस वजह से अस्पताल से भाग जाते हैं, या हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों को कोरोना का इतना पैनिक हो गया। यहाँ इस प्रश्न के थ्रू मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोरोना एक बीमारी है, संक्रमण है, और दूसरे वायरसेस की तरह से ये भी जो हमारी सांस से या हमारे हाथ से नए मरीज को फैलता है। इसीलिए बार बार आधिकारिक तौर से भी और ये सोशल मीडिया के थ्रू भी हर तरह से ये बताया गया है कि हमको हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। हैंड हाइजीन के साथ साथ हमारे एटिकेट्स जो होते हैं, स्नीजिंग जिसको छींक के एटिकेट्स कहते हैं, या स्पीकिंग या खांसने के एटिकेट्स जो कहते हैं, तो वो उसको बहुत ज़रूरी है। वो हम लोग जो यूजुअली खांसते हैं या छींकते हैं तो हमें कायदे में ऐसे करना चाहिए। और अभी तो सबके लिए ज़रूरी कर दिया है कि मास्क लगा के रहना चाहिए। मैं भी मास्क लगाता हूँ, बट मैंने अभी उतार दिया है क्योंकि आपके सामने हूँ इसलिए, और मैं अकेला हूँ इसलिए। तो ये जो है लोगों में पैनिक बहुत ज़्यादा है, दुर्भाग्य से ये गलत बात है, और इस माध्यम के थ्रू मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। आपको सावधान ज़रूर होना है, जो मैंने बताया कि अपनी हैंड हाइजीन रखिए, हाथों को धोते रहिए, अच्छी तरह से धोइए। हर जब भी कोई सरफेस आप टच करें तो हाथ को ज़रूर साबुन से धोइए। सैनिटाइज़र उतना ज़रूरी नहीं है, अगर है साबुन और पानी तो साबुन और पानी सबसे अच्छा है, और नहीं अगर तो किसी कारण से तब फिर आप यूज़ कर सकते हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र जितने भी हैं। लेकिन पैनिक दुर्भाग्य से इतना ज़्यादा हो गया, लोगों ने इतना डरा दिया कि इतनी भयानक बीमारी है, दूर से लग जाएगी और ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी आदमी से 2 या 3 मीटर दूर हैं और उससे बात भी कर रहे हैं तो उसका वायरस अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो भी वहीं उसके पास गिर जाएगा। अगर हवा नहीं चल रही है आपकी तरफ, ये ध्यान रखिए कि हवा उसकी तरफ से आपकी तरफ नहीं आ रही हो तो, अदरवाइज 3-4 फीट
4 मीटर तक जा सकता है, 5 मीटर तक जा सकता है, अदरवाइज़ ये वहीं गिर जाएगा। और उसको ये आपको ध्यान रखना है कि आप भी मास्क पहनें और वो भी मास्क पहने। मास्क से स्टडीज़ हो चुकी हैं कई सारी, और उनमें देखा गया है कि मास्क से जब भी आप बोलते हैं या स्नीज करते हैं तो ऑर्डिनरी मास्क सफिशेंट है आपको, तो उससे वायरस बाहर नहीं निकलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोगों में अगर कोई डर है और इस तरह से अगर वो सोच रहे हैं आत्महत्या करने की, या इस तरह से बहुत भयानक हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं भी अवेयर हूँ कि कुछ लोगों ने दिल्ली में या दूसरी जगह आत्महत्या की, ये बिल्कुल गलत है। और हमें मेरे ख्याल से इस माध्यम के थ्रू बार बार बताना चाहेंगे हम, और दूसरे लोगों से भी हम बात करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको इतना डरने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से अगर आप यंग हैं, यंग एडल्ट हैं, लेस देन 50 ईयर्स के अगर आप हैं, तो आपको कुछ भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। इससे बिल्कुल आपको 98% से 99% तक आप बिल्कुल क्योर होकर निकलेंगे। कुछ लोग ऑफ कोर्स, जिन लोगों में कुछ दूसरी कोमॉर्बिडिटी जिसको कहते हैं हम लोग, जिसमें सांस की तकलीफ़ है, कोई पहले से जैसे एलर्जी वगैरह है, या कोई हार्ट की डिजीज़ है, या कोई डायबिटीज़ है, या ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई इम्यूनोसप्रेसिव ले रहे हैं, तो उस केसेस में ज़रूर आप लोगों को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। वो भी एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, आपको ऐसा कुछ एक्सट्रीम स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरा एक प्रश्न है, कोरोना वॉरियर्स को मोटिवेट करने के लिए जनसंपर्क का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है, जनसंपर्क का बहुत बड़ा रोल है। और अभी जो जनसंपर्क के थ्रू ही, इसमें जो सोशल मीडिया भी मैं कहूँगा उनके थ्रू भी, और जो आधिकारिक माध्यम है जैसे जनसंपर्क, उसके थ्रू भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे सारे जितने भी बड़े नेता लोग हैं और जितने भी हमारे अभिनेता भी हैं, उन्होंने सब ने कहा है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, या जो कोरोना से जो जीत के गए हैं वो सब हैं। उन लोगों को, हम लोगों को सबको इस समय सहयोग करने की ज़रूरत है और उनके साथ बजाय दुर्व्यवहार करने की। दुर्भाग्य से जिस तरह से जो इंदौर में या दूसरी जगह हुआ, वो बहुत मैं उसको कंडेम करता हूँ और उसकी भर्त्सना करता हूँ बहुत। एक और क्वेश्चन है कि एमपी में इंदौर, भोपाल और उज्जैन में केस बढ़ने के क्या कारण हैं? देखिए, जैसा कि सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे मीडिया के थ्रू भी सबको पता है कि इंदौर में जितने भी केसेज आए लोगों ने छुपाया। इंटरनेशनल जितने ट्रैवलर्स थे उन्होंने अपनी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, और वहाँ से सारा समस्या शुरू हुई। और यहाँ भी वही हुआ कि जैसा कि भोपाल में आप सब लोगों को पता है कि हमारे निदेशालय में ये इन्फेक्शन किसी तरह से आ गया। मैं उस पर डेलिब्रेट नहीं करना चाहूँगा, अगर किसी का प्रश्न है तो मैं उसका जवाब भी नहीं दूंगा। लेकिन निदेशालय में वायरस आ गया, इन्फेक्शन आ गया, संक्रमण आ गया, और उससे फिर जो है बाकी लोगों को संक्रमण हुआ, और उसकी वजह से उनके कांटेक्ट हुए, उनकी फैमिली हुई। तो लगभग 80 से ज़्यादा लोग तो हमारे निदेशालय के लोग हैं जिनको कि जो कोरोना की देखभाल कर रहे थे और जो प्रोग्राम को देख रहे थे, प्रोग्राम को चला रहे थे, उनमें ही हो गया। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मॉरली भी और उस तरह से काफ़ी ये नुकसानदायक रहा भोपाल के लिए। बट इंदौर में अगर देखा जाए तो मेनली अभी रायसेन में बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, धार में बहुत सारे केस आ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य से ये हुआ कि कुछ लोग दिल्ली से एक वर्ग विशेष के लोग आए थे, वो भी वहाँ से एक जगह से लेके आ गए, तो उन्होंने भी थोड़ा सा ये हुआ, उनका कंट्रीब्यूशन रहा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने फैला दिया जानबूझकर, बट हाँ, उनके परिवार को हुआ, उनसे हुआ, तो ये दुर्भाग्य की बात है। एक पीपी किट को समझाइए। पीपी किट पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जिसको कहते हैं, जिसमें हम सारी बॉडी को कवर करते हैं, जिससे कि हम कोरोना के संक्रमित आदमी के सामने अगर जा रहे हैं तो उससे इन्फेक्शन हमको ना लग जाए। तो उसके लिए उसमें सारा एक कवर होता है, 2 लेयर होती हैं। पहले एक दूसरे तरह के कपड़े पहनते हैं, फिर एक जो पूरे शरीर को हमारा कवर करता है, इंक्लूडिंग जो हमारे हेड कैप और गॉगल्स, और जो सामने शील्ड होती है, ग्लव्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम उसको पीपीई इंग्लिश में या पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं। और वो बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि जब भी मरीज़ खांसेगा या छींकेगा तो
जो सामने जा रहा है वो जो जानता है, से फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर है तो उसको पता है कि इसकी खांसी में मिलियंस ट्रिलियंस वायरस निकल रहे हैं, वो नेचुरली किसी के ऊपर आएंगे तो चांसेस हैं कि उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि सारे डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको पीपी की सप्लाई और उनको पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शुरू में हम जानते हैं कि इसकी कुछ समस्या हुई थी, मिल नहीं रहे थे, लेकिन अभी लगभग ऑलमोस्ट सप्लाई इसकी रेगुलर हो गई है, तो अब सब ठीक है। एक और प्रश्न है, एंटीबॉडी टेस्ट क्या है? एंटीबॉडी टेस्ट, जैसा कि अभी अभी बिल्कुल 1 घंटा पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ICMR की देख रहे थे, तो जैसा कि हम तो शुरू से ही इसके हित में नहीं थे, लेकिन चूंकि हर जगह पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से या हर तरह से ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट होनी चाहिए। एंटीबॉडी टेस्ट एक्चुअली जब हमें देखना होता है कि वायरस समाज में तो नहीं पहुंच गया, सोसाइटी में तो नहीं हो गया, मीन्स कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो गया, तो सर्विलेंस करने के लिए तो फिर भी ठीक है। एंटीबॉडी टेस्ट किसी भी संस्था ने आधिकारिक तौर से कभी भी डायग्नोसिस के लिए, जो कि सबसे बड़ी संस्था है इंडिया में जो टेस्ट या डायग्नोसिस क्या करनी है उसके लिए ICMR है, ICMR ने या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कभी नहीं कहा कि ये डायग्नोसिस के लिए यूज होगा। शुरू से ही ICMR एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये स्टैंड रहा है और हर आधिकारिक सूत्र से यही कहा गया कि जब भी अगर आता भी है एंटीबॉडी टेस्ट जब आएगा तो ये सर्विलेंस के लिए यूज होगा। मीन्स सर्विलेंस का मतलब है कि किसी गांव में जाके हम देखेंगे कि जितने खांसी वाले लोग हैं उनमें हम देखें कि खांसी जिनको आ रही थी 100 लोग हमने मरीज चेक किए और खांसी वाले अदरवाइज उनको नहीं लग रहा था कि उनमें कोरोना है, लेकिन उनमें पॉजिटिव आ गए, तो उनको भी दोबारा से टेस्ट किया जाएगा। तो RT-PCR जिसको टेस्ट है, मॉलिक्यूलर टेस्ट है ये, उसी से ही डायग्नोसिस उसी से कंफर्म होगी। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं बता रहा था उसमें देखा गया राजस्थान में कि उसमें जो कोरोना के कंफर्म्ड केसेस थे, मीन्स जो PCR पॉजिटिव थे, उनमें 70% ही इसकी सेंसिटिविटी आई। मतलब कहने का ये कि जो 100 लोग मरीज उन्होंने राजस्थान में देखे उनमें से केवल 70 लोगों में ही पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत खतरनाक मतलब हुआ कि जो 30 मरीज जो उसने छोड़ दिए वो स्प्रेड करते रहेंगे। तो ये इतना खतरनाक है, इससे अगर एंटीबॉडी कभी किसी ने डायग्नोसिस के लिए यूज़ की तो उससे ये समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। तो इसलिए प्राइवेट जितने भी सरकारी सिस्टम में तो नहीं हो रहा, खैर कहीं और होगा भी नहीं क्योंकि सरकारी सिस्टम में एक प्रोटोकॉल है, लेकिन अगर प्राइवेट लैब वाले या प्राइवेट डॉक्टर्स अगर इसको प्रेशराइज करके अगर इनको किट्स को यूज़ करते हैं तो उनसे मेरा निवेदन यही होगा कि कृपया इसको डायग्नोसिस के लिए यूज ना करें, अदरवाइज़ आप देश हित में बहुत बड़ा गलत कदम उठाने जा रहे हैं, ये अनहित होगा देश के लिए। हाँ, आखिर में कुछ और सवाल हैं। एक सवाल है, इसके टीके कब तक आएंगे? इसका मुझे कोई आंसर पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं दुनिया में। अभी कल चाइना ने क्लेम किया है कि उनका एक वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद उन्होंने अप्रूव कर दी है। तो चाइना गवर्नमेंट ने अपने लोगों के लिए, नागरिकों के लिए एक वैक्सीन कल ही अप्रूव की है, लेकिन हम सब लोगों को इंडिया में या दूसरे देशों में कब आएगी इसका मैं अभी एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं बता सकता, बट हाँ सभी लोग कोशिश कर रहे हैं और ये देखने वाली बात है। भारत में अचानक क्यों बढ़ गया संक्रमण? इसका मेरे ख्याल से हम जवाब दे चुके हैं कि जितने लोग बाहर से आए थे वो चाइना से, जैसे कि हमें पता है कि केरला में 3 बच्चे आए, फिर उसके बाद यूरोप में जब कोरोना पहुंच गया तो ज़्यादातर यूरोप से और अमेरिका से जो बच्चे आए पढ़ के, ज़्यादातर बच्चे आए या जो बिजनेसमैन थे या ज़्यादातर बच्चे जो वापस आए वो लेकर के इस इन्फेक्शन को आए। और वो दुर्भाग्य से ये हुआ कि एयरपोर्ट पर उनकी सही तरीके से क्वारंटाइन नहीं किए गए और उनको हिस्ट्री लेकर के और फॉर्म भरवा के छोड़ दिए गए, तो वो कहीं ना कहीं जो एक चूक हो गई जिसकी वजह से संक्रमण इस स्टेज तक आ गया। सबसे जल्दी जांच के परिणाम किस विधि से आते हैं? क्या ये जांच भोपाल में? यस, भोपाल में हम लोग कर रहे हैं। एक ही मेथड है, उससे और अलावा कोई मेथड नहीं है। RT-PCR मेथड है, वही मेथड है जिसका कम से कम जो मैंने बताया 7-8 घंटे लगते हैं, उससे और आगे कोई भी मेथड नहीं है।
फिर है, क्या एसी और कूलर का उपयोग नहीं करना चाहिए? यह सही बात है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसी और कूलर आपका इंडिविजुअल रूम में अगर एसी और कूलर लगा हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बार बार बहुत सारे लोगों ने बोला है, हमने भी बोला है, लेकिन सेंट्रल एयर कंडीशंस हैं उनमें ज़रूर इस बात का ध्यान रखना है कि वो दूसरे लोगों में नहीं हो जाए। अगर आप गाड़ी में या बस में चल रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखना है आपको कि अगर ड्राइवर को है या किसी एक मरीज़ को है और वो बैठा हुआ है तो वो वहाँ से सक करके दोबारा साइकिल करेगा, तो इस तरह की चीज़ों में भी वो है। एरोप्लेन्स में भी ये कभी कभी इशू होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी एरोप्लेन जितने भी होते हैं एरोप्लेन उनमें हेफा फिल्टर जो होता है जब भी सक करते हैं वो एयर को तो उनमें होता है। लेकिन एयर कंडीशन जो रूटीन वाले एयर कंडीशन होते हैं हम लोगों के बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज में या जो ऑफिसेज में जो होते हैं उनसे ये डेफिनेटली अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसका वायरस वो डक्ट में चला जाएगा और डक्ट से दूसरे को हो सकता है। अगर जो दूसरे सहकर्मी हैं वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो उनको हो सकता है, ये बिल्कुल बात सही है। क्या सामाजिक संस्थाएं भी एम्स के साथ कार्य कर रही हैं? हाँ, कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं। कुछ लोग हम लोगों को डोनेट वगैरह करते हैं, तो पीपी किसी ने किए, किसी ने मास्क किया, किसी ने सैनिटाइजर्स वगैरह दिए हैं। तो जैसे रोटरी क्लब है या बाकी जो है कुछ बैंक्स वगैरह ने हमें कुछ कुछ इस तरह के डोनेशंस दिए हैं। एक और क्वेश्चन है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम कितना टाइम हो गया? अच्छा, सो इम्यून सिस्टम क्या होता है ये पूछा गया है। तो इम्यून सिस्टम में बता दूं आपको, इम्यून सिस्टम है होता है जैसे बीएसएफ, आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो होता है हमारा। और एक होता है इंटरनल आर्मी। तो ये जो 3 लेयर है हमारी आर्मी जो होती है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी 3 तरह की आर्मी होती है। सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं, तो वो जो हमारे जो सेल्स होती हैं, एक नॉन स्पेसिफिक कोई भी आएगा तो उसको रोकेंगे। और एक होता है हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो दूसरी होती हैं टी सेल और बी सेल होती हैं, उनको हम कहते हैं कि उनको वाइट कोशिकाएं कहते हैं, सफ़ेद कोशिकाएं कहते हैं। उनमें ये होता है कि हम उसको सिंपल उदाहरण के तौर से कहें कि आईबी या रॉ या उस तरह से जो हमारे संस्थाएं हैं या फिर हमारा गृह विभाग होता है, तो वो पहले जांच करेंगी कि जो आया बीएसएफ से कैसे चुपचाप निकल के आ गया और बीएसएफ ने इसको क्यों टेररिस्ट को मारा नहीं। तो वो किसी कारण से अगर चुपचाप चला आ गया तो उसकी इंटेलिजेंस पीछे लग जाएंगे उसके, और वो उसको ट्रैक करेंगे कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके लिए फिर जो है उनको वो पकड़ के और फिर गोली मारते हैं। कई बार इसमें होता है कि जैसे हमारी कई बार हमारे शहीद भी हो जाते हैं सिपाही, उसी तरह से हमारी इम्यून सिस्टम भी शहीद हो जाता है कभी कभी, कुछ सेल्स होती हैं। और उसी कारण से जब इन्वेडर जिसको कहते हैं हम, संक्रमण जो होता है वो उसका अपर हैंड हो जाता है, वो पावरफुल होता है ज़्यादा, तो वो जीत जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम उसको मार नहीं पाता। तो मैं आपको कॉमन भाषा में यही कहूँगा कि इम्यून सिस्टम जस्ट लाइक हमारी पुलिस होती है उस तरह से है। घर को किस प्रकार सैनिटाइज कर सकते हैं? घर को सैनिटाइज करने के लिए अभी बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं जिसमें कि जो, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि घर में सैनिटाइज करने के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप अगर जिस श्रोता ने ये पूछा है कि किसका घर, अगर ये उस आदमी का घर है जो कोरोना पॉजिटिव आया था तब तो उसको सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन अदरवाइज़ आम आदमी को सैनिटाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन परऑक्साइड या कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस आते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि वायरस जो नीचे ज़मीन पर गिरेगा तो उसमें ऑर्डनरी जो साबुन का पोंछा होता है वो सफिशिएंट है, उस और कोई ज़्यादा सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं। चांसेस ये हैं कि ऊपर दीवारों पे या वॉल्स जो होती हैं उन पे ये वायरस यूजुअली नहीं पहुंचेगा, सरफेस वगैरह पे जरूर आएगा, बट डेफिनेटली फ्लोर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर जाएगा। एक और प्रश्न है, नॉर्मल रिकवरी रेट क्या होना चाहिए? नॉर्मल रिकवरी रेट तो ये है कि जैसा मैंने बताया कि लगभग 98% जो लोग हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2% वही लोग हैं जिनको कुछ न कुछ दूसरी बीमारी है या उनमें कोई कैंसर है या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहे हैं या कुछ तरह से। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहाँ
3 कैंसर के पेशेंट्स में आ गया, तो कैंसर के पेशेंट्स में ये बहुत जल्दी संक्रमित करता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है और उनकी म्यूकोजल जितने भी खास तौर से कैंसर हैं उनमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं। तो बाकी नॉर्मल आदमी हैं, उनको ऐसी कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वायरस के कैरियर्स क्या क्या होते हैं, अखबार से फैल सकता है क्या? कैरियर जैसे मैंने शायद पहले भी बताया कि कैरियर जहाँ भी कोई संक्रमित आदमी जिस चीज़ को टच करेगा और उस छुई हुई चीज़ को अगर दूसरा आदमी जिसको संक्रमण नहीं है, नॉर्मल आदमी वो छू लेता है, तो वहाँ से संक्रमण आ सकता है। और वो कैसे आएगा? यूजुअली इस तरह से आता है कि आपने संक्रमित आदमी है वो हाथ और मुंह पर हाथ हम लोग सभी लगाते हैं, नाक पर लगाते हैं, बहुत सारे लोग ज़्यादा लगाते हैं, कोई कम लगाता है, बट देखा गया है, कई सारी स्टडी की गई कि नॉर्मली कम से कम जो सबसे सिविलाइज्ड आदमी होगा वो भी कम से कम 100 बार अपने मुंह पर हाथ लगाता है। और थोड़ा सा अगर सिविलाइज आपका सेंस कितना है तो उसके ऊपर अप टू 1000 हो सकता है। हम सभी करते हैं, कभी गाल पे हाथ रखते हैं, कभी नाक पे हाथ रखते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो कम से कम 100 बार हम अपने हाथ को नाक या मुंह पर ले जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे अगर कहीं से इन्फेक्टेड होकर आ गए, जैसे ये जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर आपने कोई, मैं इन्फेक्टेड हूँ से फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे छुआ इसको, तो मैं यहाँ इन्फेक्शन छोड़ गया, और छोड़ने के बाद कोई मेरे जाने के बाद कोई दूसरा आदमी आएगा वो भी छुएगा, तो वो फिर जब छूने के बाद हाथ को अपने यहाँ लगाएगा तो उसको इन्फेक्शन म्यूकोजा, जितनी रेड म्यूकोजा, जिसको रेड स्किन कहते हैं, वो म्यूकोजा कहते हैं उसको, तो नाक के अंदर रेड होती है या जो मुंह में होती है या आँख में होती है, आँख रगड़ते हैं कभी कभी, तो उनसे हो सकता है। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि अपने जो परिचय जब दे रहे थे हम कोरोना का और इसका जनसंपर्क का, तभी हमने कहा था कभी भी आप कोई सरफेस टच करें, कभी भी कोई सरफेस टच करें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आप तुरंत ही साबुन से अपने हाथ धोएं, बिकॉज सरफेस से ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। और एक होता है कि सामने ही आपके किसी ने छींक दिया तो वो बिना हाथ के डायरेक्ट चला जाएगा आपकी सांस में। तो दो इसके कैरियर स्टेजेस हो गई, या जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं, कि हो सकता है एक तो डायरेक्ट एयर से, अगर किसी ने छींक दिया या खांस दिया और आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, उस आदमी ने भी मास्क नहीं लगाया, तो आपके उस आदमी की छींक से ड्रॉपलेट, जिसको बहुत छोटे छोटे जो आपने देखा होगा फॉग जैसा जो छींकते हैं तो जो बनता है, तो उसमें वायरस जाता है, तो वो एकदम प्रोजेक्टाइल तरीके से वो गुब्बारे की तरह से जब निकलता है छींक या आपका खांसना, तो वो आपके नाक में या मुंह पे वो टच हो जाएगा, और जैसे ही आप फिर उसको अंदर करेंगे तो वो आपके इनवेड अंदर वाली उसमें चला जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है सबको, बिकॉज मास्क सभी लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट वाला कम हो गया है, लेकिन जितना भी हो रहा है वो हम इनएनिमेट इसको कहते हैं, अजीवित चीज़ों से जो टच करते हैं हम, और टच करके अपने हाथ को नाक और मुंह पे लगाते हैं, उससे ज़्यादा हो रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी है, आप अपने हाथ धोते रहिए। और यही कारण है कि बार बार हम लोग बात करते हैं कि हर कोई भी चीज़ छूने से पहले, खाना खाने से पहले, मुंह पर हाथ लगाने से पहले आप हाथ को धोइए। और अगर आपको कोई बहुत एक अर्जेंट कुछ मुंह को ले जाना है तो आप अपने साथ सैनिटाइज़र रखिए, जैसे मैंने भी रखा हुआ है, ये सैनिटाइज़र रखिए। इससे अगर कुछ करना है मुंह पे तो इसको आप लगा के तब कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अखबार का, हाँ इसी का पार्ट था, अखबार से। यस, अखबार से कुछ हद तक फैल सकता है, लेकिन यही है कि अखबार वाला उससे इन्फेक्टेड है और उसने अगर दे दिया तो हो सकता है, लेकिन ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम है, बिकॉज कोई भी आदमी इन्फेक्ट होगा और अखबार वाला जो फेंकने वाला, अखबार वाला जो बांटता है, वो उसको इतने सारे अखबार बेचने होते हैं, तो उसका अदरवाइज बहुत हर बार वो मुंह को और हाथ को नाक में टच करता है अपने हाथ को, तो आम आदमी से ये बहुत प्रैक्टिकली मुश्किल है। थियोरेटिकली यस पॉसिबल है। एक प्रश्न है, देश में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश की अनफॉर्चुनेटली एक मामले में बहुत अच्छी हालत नहीं है, बिकॉज केसेस तो अगर देखें तो केसेस तो हम मध्य प्रदेश चौथे या 5वें नंबर पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैं हमारे आज तक की जो अपडेट थे महाराष्ट्र में है, दिल्ली ऑलमोस्ट, लेकिन आज वो थोड़ा चेंज हो गया। तो कल तक ये था कि महाराष्ट्र, दिल्ली
और फिर जो राजस्थान और मध्य प्रदेश था, आज हो गया है कि महाराष्ट्र के बाद गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश हो गया है, तो राजस्थान को भी छोड़ दिया। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश हम लोग सफल कर रहे हैं, बट एनीवे टॉप 5 में ही आ रहा है शुरू से, सो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। बट सबसे बड़ी बात क्या है, मध्य प्रदेश में जो यूनिक बात है, डेथ सबसे ज़्यादा हुई है, डेथ रेट जिसको कहते हैं। डेथ रेट का मतलब होता है कि 100 मरीज हुए, 100 मरीज में से कितने मरे। तो हमारे यहाँ डेथ रेट सबसे ज़्यादा है, और उसका कारण जो एवरेज आ रहा है वो इंदौर की वजह से आ रहा है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बहुत कम डेथ हुई हैं, हमारे यहाँ लगभग 250 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए भोपाल में, लेकिन डेथ बहुत कम हुई है जो एक्चुअली कोरोना की वजह से हुई है। ऐसी एक भी डेथ नहीं हुई है जो केवल कोरोना की वजह से हुई है। दूसरी डेथ जो हुई है वो भी कैंसर या दूसरे कारण से हुई है, उनको हम कह देते हैं बिकॉज डेफिनेशन के अनुसार वो कोरोना की कैटेगरी में आएंगे, बट डेथ ड्यू टू कोरोना नहीं हुई है कोई भी अभी तक। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो एक प्रश्न है, लॉकडाउन कब ख़त्म करना चाहिए, इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, बिकॉज ये प्रधानमंत्री का या जो भी स्टेट की सरकारें हैं उनका अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं केवल सजेशन दे सकते हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन है, और जैसा मैंने कहा लॉकडाउन डिपेंड करेगा जो 3 जोन्स जो हमने बताए कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, तो उसके अनुसार ही फेज मैनर में होना चाहिए, और मैं इसका पक्षधर हूँ, और इसके अलावा ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आयुर्वेदिक काढ़ा पीने की सलाह आप देंगे? मैं मुझसे, क्योंकि प्रश्न मुझसे पूछा गया है, तो मैं तो सलाह ना यस कहूँगा ना कहूँगा, बिकॉज मैं आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं हूँ। बट मैं केवल यही कहूँगा, अपना इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस कम से कम, अपने ऊपर संयम रखिए, अपने ऊपर फेथ रखिए, हिम्मत रखिए कि आपको कुछ नहीं होगा। तो वो हमारे हार्मोन्स और हमारी इम्यूनिटी होती है उससे बहुत स्ट्रांग होती है, वो बहुत ज़रूरी है। एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे एक जो जवाब वो क्वेश्चन आ गया है, तो उसको मैं ले लेता हूँ। जैसा मैंने बताया कि शुरू में बताया कि ये जो दवाई है, मैं बता चुका हूँ पहले, बट दोबारा बताऊँगा कि ये दवाई शुरू में लगभग 50-60 वर्ष पहले मलेरिया के लिए यूज होती थी, लेकिन अब मलेरिया की बहुत अच्छी दवाई आ गई जो रिफाइंड फॉर्म आ गई। तो मलेरिया में तो अब बहुत कम, ना के बराबर यूज होती है, लेकिन ये गठिया या ल्यूपस जो ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं उनमें यूज होती है। इसका जो एक स्टडी यूरोप में हुई थी उसके बेसिस पे ये उन्होंने 20 मरीज में देखा कि ये प्रोटेक्शन अच्छा देती है। तो चाइना ने भी कुछ इस पर स्टडीज़ की थी, और उसके बाद ये देखा कि रिकवरी और प्रोटेक्शन, हेल्थ केयर वर्कर में प्रोटेक्शन बेटर है। लेकिन ये इतनी छोटी छोटी स्टडीज़ थी जिसको रैंडम क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं, वो नहीं हुए हैं, सब नॉन रैंडमाइज्ड हुए। और इसलिए ये कहना कि ये वाकई उसकी दवाई है कोरोना की, ये मुझे नहीं लगता कि इस माध्यम पर मुझे कहना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसा कि हम बात कर रहे थे शुरू से ही, ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने इसको ख़ास तौर से इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया। और इसमें मैं यहाँ पे फिर आ जाऊँगा कि मिस इन्फॉर्मेशन, और उससे शुरुआत मिस इन्फॉर्मेशन की हुई, जो गलत जानकारी, या इंग्लिश में मिस इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारी कह सकते हैं आप, वो ट्रंप साहब से हुई। ट्रंप साहब ने कह दिया कि वो है, तो तब से हर इंसान हमारे यहाँ, इवन क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी, सभी हमारे यहाँ इतनी डिमांड हो गई कि डॉक्टर्स, नर्सेस सभी मांगने लगे कि हमको तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिए, तभी हम वार्ड में या मरीज़ का इलाज करने जाएंगे। तो हम लोगों ने दी हैं, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह से देनी होती है। यंग लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ओल्ड एज हैं उनमें एक ईसीजी का चेंज होता है, अगर वो चेंज है तो उनको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अभी भी ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, बट ये प्रोटेक्शन के लिए है, ऐसा माना गया है। जो क्रिटिकली सिक पेशेंट्स हैं उनमें देखा गया है कि उनमें जल्दी रिकवरी हो जाती है। और उसी दशा में हम भी यहाँ पे एक क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, जो एक लेप्रोसी की वैक्सीन जो हुई थी, माइकोबैक्टीरियम डब्लू, उसका हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक से दवाई आ जाएगी, तो उसमें हम देखेंगे कि उनका, मरीजों का कितनी जल्दी, आप लोगों ने अखबार में डिटेल पढ़ा होगा, तो उसका क्लिनिकल ट्रायल होने वाला है। और अगर हमारा क्लिनिकल ट्रायल जो हमारे साथ एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ भी कर रहे हैं, हम 3 इंस्टीट्यूट सारे देश में कर रहे हैं, तो हम लोगों के अगर रिजल्ट तीनों इंस्टीट्यूट के एक जैसे आते हैं और अच्छे आते हैं, तो ये देश के लिए फिर वो वैक्सीन, मेरे ख्याल से हमको उम्मीद है कि अगले महीने तक हम इस चीज़ का
मई के एंड तक जवाब दे पाएंगे कि कैसा रिजल्ट आता है। तो उसके बाद डेफिनेटली बहुत कुछ नया होने वाला है। एक में जो प्रश्न नहीं आया बट मैं प्लाज्मा थेरेपी भी बताना चाहूँगा। वो प्लाज्मा थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है और वो देखा गया है, लेकिन उसमें वही सवाल है। वो अभी दिल्ली में 2-3 जगह ट्रायल चल रहा है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में और एक एम्स में भी चल रहा है। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है, उसमें भी जैसे हम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे थे, तो इम्यूनिटी जिन लोगों की जो कोरोना से जीत गए हैं, मीन्स जिनकी इम्यूनिटी ने कोरोना को हरा दिया है, जैसा मैंने बताया कि जो पुलिस जिसने किसी टेररिस्ट को मार दिया है तो वो नेचुरली उसके हौसले बुलंद होते हैं, वो पुलिस बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो उसी तरह से उस मरीज़ के लोगों जिस तरह से कहेंगे उस देश के फिर आर्मी को मिलिट्री को फिर दूसरा देश भी बुलाएगा। तो कॉमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी तरह से उसके जब वो रिकवर होकर के 14 दिन का क्वारंटीन, जो ठीक होने के बाद भी 14 दिन रखना होता है, 14 दिन के बाद चला गया घर, तो उसका ब्लड लेते हैं और ब्लड से उसका प्लाज्मा निकालते हैं और प्लाज्मा के बाद उस प्लाज्मा को क्रिटिकली सिक, ऑर्डिनरी कोरोना वाले को नहीं दिया जाता, वो क्रिटिकली इल जिसकी वेंटिलेटर वगैरह पर हो तो उसमें दिया जाता है। और उसमें फिर उससे देखा गया है कि उससे रिकवरी, बिकॉज उसका एंटीबॉडी, जैसे मैंने बताया कि कॉमन लैंग्वेज में बताऊँ तो वहाँ की पुलिस जा करके उस देश में भी वही काम करेगी, तो अच्छा काम करेगी, उनके देश को भी किसी टेररिस्ट से वो बचा सकती है। तो ये है कि इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग है और अच्छी आपके एंटीबॉडीज़ और आपकी टी सेल बी सेल जो भी हैं, जिनको इम्यून सिस्टम में जो बहुत सारी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, वो जब कर देती हैं तो उनके जितने भी जो एंटीबॉडी हैं वो प्लाज्मा में आ जाती हैं। बहुत सारे साइटोकाइंस भी होते हैं वो, लेकिन इस माध्यम पर मेरे ख्याल से बहुत टेक्निकल हो जाएगा। तो बहुत सारी एंटीबॉडीज़, बहुत सारे साइटोकाइंस होते हैं, वो फिर आ जाते हैं, तो वो आपको उस प्लाज्मा के थ्रू नए मरीज में चले जाएंगे, तो वो फिर वही काम करेंगे जो फाइट करने का। तो वो उस मरीज में जहाँ पर जिसका उसका अपना इम्यून सिस्टम हार चुका है, वो उस मरीज के इम्यून सिस्टम को देने के बाद वो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उस वायरस को हरा देगा। तो ऐसे में देखा गया है कि अभी जो रिजल्ट आए हैं, अभी बहुत 3-4 लोगों में दिया। इंडिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ठीक होके जाएगा वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं क्यों दूँ, मेरा तो खून डोनेट वैसे नॉर्मल नहीं करते, कोरोना वाला तो वैसे भी बहुत कम चांसेस हैं कि करेंगे। बहुत मुश्किल से 3-4 लोगों में अभी ट्राई किया है, तो उनमें से एक में अच्छे नहीं आए, एक में अच्छा आया। अभी तीसरा मरीज शायद आज इम्प्रूव कर रहा है, जो दिल्ली से अभी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इस तरह से है। तो लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, काम भी करती है, बट इसके एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यही है कि जो हमको प्लाज्मा मिलने की इशू होगा। एक प्रश्न है, मैं आखिरी प्रश्न लूँगा, ये 4-5 प्रश्न हैं। तो जो व्यक्ति संक्रमित नहीं है क्या उन्हें मास्क पहनना चाहिए? बिल्कुल ज़रूरी है, उनको तो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, बिकॉज जो संक्रमित है उसको भी ज़रूरी है, संक्रमित नहीं है उसको भी। N95 की ज़रूरत नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन ऑर्डिनरी जो मास्क होता है या गमछा होता है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी गमछा का अच्छा एक्सपेरिमेंट करके बताया था, 3-4 लेयर आप गमछे की कर लीजिए, या दुपट्टा हो दुपट्टा को ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, 2 रुमाल बना के उससे भी बना सकते हैं आप। तो उनको इसलिए ज़रूरी है कि वो प्रोटेक्ट होंगे, अदरवाइज़ कोई दूसरा मरीज आकर के जो जिसमें इन्फेक्शन है वो आपको कैसे पता चलेगा? वो तो एसिम्प्टोमेटिक होगा, उसको में कोई लक्षण नहीं होंगे। आपके बगल से कोई निकल के जा रहा होगा, सडनली खांस देगा तो क्या करेंगे? सांस रोकेंगे? आप नहीं रोक सकते ना। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मास्क आप पहने या जो भी गमछा है कुछ भी पहने, बट N95 की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डिनरी मास्क इज़ गुड एनफ। अमेरिका जैसे सुविधायुक्त बड़े देशों में क्यों ज़्यादा फैला और वे कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसकी बहुत सारी थ्योरी हैं और मेरे ख्याल से ये टेक्निकल सेशन नहीं है, कल मेरा MT में है, टेक्निकल सेशन में वहाँ पे बोलूँगा, बट यहाँ आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि इसके बहुत सारे कारण हैं। एक हमारे जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो भी देखी गई है, या जो कुछ लोग कहते हैं कि जो हम लोग BCG की वैक्सीन लेते हैं, TB की जो वैक्सीन लेते हैं वो भी कारण हैं, या जो हमारे अंदर HLA टाइपिंग होती है, बहुत सारे कारण बताए गए हैं, गर्मी भी बताई गई है, कई सारे कारण बताए गए हैं, बट अभी तक किसी को पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। और इस पर बहुत सारी थ्योरीज इसको कहते हैं कि किंवदंतियाँ या जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। हर साइंटिस्ट कोशिश कर रहा है जानने की, बिकॉज ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है और ये प्रश्न इस माध्यम पर
आम आदमी के लिए ही जरूरी नहीं, ये साइंटिस्ट हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या चीज़ है जो कि साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ जिसमें कि श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम में केवल 2 या 3 मरीजों की डेथ हुई है, श्रीलंका में 1 की डेथ हुई है, थाईलैंड में अभी शायद 17 लोगों की। तो इस तरह से इधर के जो कंट्रीज़ हैं इनमें ऐसा क्या है कि यहाँ पर इतना सीरियस नहीं है, और अमेरिका और यूरोप में तो क्या कॉकेशियन में कोई ऐसा जीन है, कॉकेशियन कहते हैं जिनको हम कहते हैं जो गोरे जिनको कहते हैं, तो क्या गोरों में कोई ऐसी चीज़ है, तो वो स्टडीज साइंटिफिक तरीके से भी चल रही हैं। बट आज की डेट में ये बहुत प्रीमेच्योर होगा कि मैं ऑथेंटिक कोई बात कह सकूं। और जब हम ऑथेंटिक की बात करते हैं तो जनसंपर्क के थ्रू बात करने में और सोशल मीडिया में फिर यही तो फ़र्क है। अगर मैं भी इस तरह की कोई बात कह दूंगा तो फिर वो तो सोशल मीडिया की तरह ही बात हो जाएगी। तो जनसंपर्क के दिन पर हम बात कर रहे हैं और हम सही बात करेंगे। तो अभी जो जिसका कंक्लूजन नहीं निकला है या जो सॉलिड बात नहीं पता चली है उसके विषय में इस समय बोलना इस माध्यम से ठीक नहीं रहेगा। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है जो कि सोशल मीडिया से ही अराइज हुआ। क्या वायरस के ओरिजिन को लेकर कुछ सही जानकारी स्पष्ट हो पाई है? कहने का मतलब जो पूछना चाह रहे हैं उनका शायद मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चाइना ने बना दिया या जो बायोलॉजिकल वेपन बनाया है, इस तरह की सब सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन मैं फिर बिकॉज आज हम जनसंपर्क और एक ऑथेंटिक माध्यम के थ्रू बात कर रहे हैं तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा बिकॉज ये इस तरह का इशू है। एक क्वेश्चन है कि सोशल डिस्टेंसिंग को एक्चुअली अभी इस पर सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार कही है तो इसको हम ध्यान में रखें। तो इसका एक्चुअली अभी कॉन्सेप्ट लोगों ने इस पर थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग को आपत्ति करना शुरू कर दिया। वो जुनून है, मुझे भी लगता है कि शायद इसका नाम सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब शायद लोग गलत समझने लगे और उसको सोशल मीन्स जाति या धर्म से जोड़ने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसी सरकार का या किसी अधिकारी का या किसी मंत्री का ऐसा कोई कभी मतलब नहीं था, लेकिन उसको लोगों ने कहा कि नहीं ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। जो भी है फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि ये वायरस जब भी हम खांसते या छींकते हैं तो हमारे मुंह से या नाक से जब भी निकलता है तो लगभग हमारे 3 फीट लगभग 1 मीटर के दायरे में फैल जाता है। हालांकि ये हवा किधर की चल रही है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। अगर हवा पीछे की चल रही है, आगे से पीछे जा रही है, तो वो आगे 3 फीट जाने के बजाय वो इधर ज़्यादा जाएगा। हवा इधर की चल रही है तो वो इधर ज़्यादा जाएगा, इधर की हवा है तो वो इधर ज़्यादा। तो हवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इन एनी केस ये मान के चलें कि हवा नहीं चल रही है बिल्कुल, तो ये हमारे लगभग 1 मीटर के दायरे में फैल जाएगा। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है, या फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहना चाह रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जितना एरिया वो वायरस, अगर कोई मान लीजिए कि कोई इन्फेक्टेड संक्रमित मरीज है तो वो जब छींकेगा खांसेगा तो जितनी पॉसिबिलिटी है कि इतने एरिया में वायरस फैलेगा तो उतने एरिया के दूर रहें, आप उस एरिया से बाहर रहें। मीन्स चक्रव्यूह जो है वायरस का चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह से आप बाहर रहें, तो वो एक डिस्टेंसिंग है। तो वो यूजुअली देखा गया है कि लगभग 1 मीटर तक अगर हवा नहीं चल रही है, मैं राइडर लगा रहा हूँ इसीलिए, अगर हवा नहीं चल रही है तो ये मान के चलें कि हवा नहीं चल रही है या न्यूट्रल है बिल्कुल, तो उस केस में ये लगभग 1 मीटर तक ये इधर उधर फैलेगा। और हवा है तो डेफिनेटली उसका रुख जरूर देखें कि हवा किधर की है। तो इसलिए ये जो लगभग 3 फीट का 3.5 फीट का जो डिस्टेंस बताई गई है, हर इंसान को 3-3 फीट पर रहना चाहिए। बिकॉज अपना अपना चक्रव्यूह है, वो वायरस उसी में फंसा रहेगा। नहीं तो अगर चक्रव्यूह में आप आ गए तो वायरस आपको वो ग्रसित कर देगा। और आखिरी 2 सवाल हैं कि डॉक्टर के नौकरी छोड़ने की खबरें आ रही हैं, आप खैर अभी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा है, बट हाँ बहुत सारे ये बात सत्य है कि मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे प्रदेशों में डॉक्टर्स ने, और जो खास तौर से जो प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं या प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, वो बिल्कुल आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं। तो इस समय मैं सरकारी तंत्र को एक बार फिर दोबारा से उनको बधाई भी देना चाहूँगा और उनके हौसला अफजाई भी करना चाहूँगा कि आज की डेट में सरकारी तंत्र ही आगे आ रहा है। प्राइवेट लोग दुर्भाग्य से या तो घरों में बैठे हुए या आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं।
तो ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि इसमें डॉक्टर्स का प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं इससे बदनाम हो रहा है। तो मैं उन सब प्राइवेट चिकित्सक लोग हैं उनसे आह्वान करूंगा कि वो भी सरकारी डॉक्टर हैं उनका सहयोग करें, बिकॉज हर इंसान डर रहा है, लेकिन डॉक्टर भी अगर इससे डर जाएगा, इतनी बुरी तरह से पैनिक हो जाएगा, तो ये समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आखिरी प्रश्न है जो कि कंक्लूडिंग प्रश्न होगा मेरे ख्याल से, जनसंपर्क यानी पीआर सेल डर को कैसे ख़त्म कर सकेगा। तो उसी के लिए आज हम डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें हम डेफिनेटली जनसंपर्क का बहुत बड़ा रोल है, मुझे इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है। और जैसा कि आज हम सभी आज इस दिन को मना रहे हैं, ये हमारा जनसंपर्क के थ्रू आधिकारिक तरीके से हम जितने अपने सरकारी माध्यम हैं, सरकारी जितने भी अनुपालन करने वाले जितने भी सर्कुलर होते हैं या जो गाइडलाइंस होती हैं उनको हमें पहुंचाना चाहिए आम जन तक। क्योंकि कई बार बहुत सारे जो सरकार से निकली हुई जो सूचनाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा पहुंचता है। तो उसमें जनसंपर्क का ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे एंटीबॉडी टेस्ट है, ये जनसंपर्क को बार बार कहना चाहिए कि एंटीबॉडी टेस्ट सरकारी सिस्टम ने डायग्नोसिस के लिए कभी नहीं बोला है। किसी सरकारी तंत्र ने या सरकारी सर्कुलर में या किसी भी आदेश में ऐसा नहीं कहा गया कि डायग्नोसिस के लिए, ये सर्विलेंस के लिए, और सर्विलेंस भी सरकार ही करेगी। आम आदमी को इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, ये सरकार करेगी और सरकार भी अपने पर्पज़ के लिए करेगी, देखने के लिए कि कम्युनिटी में तो नहीं है। तो एक तो ये है। तो ये जो जितनी जानकारियां हैं, आधिकारिक जानकारियां हैं, या जो आप प्रेस नोट देखते होंगे जो भारत सरकार के 3 अधिकारी आते हैं तो उनको सुनिए, वो आधिकारिक बात होती है, जो वहाँ बात कही जाएगी वही सही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें हमारा पीआर सेल बहुत रोल अदा कर सकता है। और उसी के लिए जितने भी दिशा निर्देश हैं हर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं, जितने भी दिशा निर्देश हैं वो आम आदमी तक पहुंचाने में जनसंपर्क कार्यालय जितने भी हैं जिस प्रदेश के हैं उनका बहुत ज़रूरी है। और बाद में हम यही कहना चाहेंगे कि जनसंपर्क ये भी बार बार कहे कि हमारे डॉक्टर्स का भी मनोबल बढ़ाए वो, और ये भी कहे जनसंपर्क के थ्रू ये भी बात ले जाएं सरकार तक कि हमारे डॉक्टर्स को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलें, उनका प्रोटेक्शन के पूरे इंतज़ाम किए जाएं, उनको अगर पुलिस या प्रशासन की मदद है तो वो पूरी की जाए, और अगर उनके साथ कुछ फिजिकल कुछ होता है तो उसमें एक्शन तुरंत लिया जाए। और मैं जितने भी अपने डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं उनको भी इसके थ्रू ये कहना चाहूँगा कि उनको नेचुरली वो जानते हैं, बट फिर भी मैं एक बार कहना चाहूँगा उनको डरने की ज़रूरत नहीं, और आप सब लोग ही इस कोरोना से भारत को बाहर निकालेंगे। धन्यवाद।